इस वक्त मैं रेस्क्यू 1112 के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। हम पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग प्रेस सर्टिफिकेशन दी है। सतलुज के अंदर इतने साल बाद पानी आया, हमने 3,18,000 लोगों को बमा जानवरों के जो है वो निकाला। रेस्क्यू को बहुत बार बाहर से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने इसके अंदर नहीं देखा होगा। कितना मुश्किल है टॉक्सिक गैसेस में घुसना, जहाँ पे नजर कुछ नहीं आ रहा। ये देखिए बच्चे को निकाल के लाए, बच्चा डूब गया था। हम आपके मदद के लिए आ रहे हैं। इस वक्त मैं रेस्क्यू 1112 के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कैसे एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सर, हमें पहले तो ये बताइएगा कि आपका ऐसा प्राउड मोमेंट एक आया जहाँ आप तुर्की गए और वहाँ पे आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। जब रेस्क्यू वहाँ पे गई तो आपको कैसा वहाँ पे फील हुआ, और जब तुर्की में जाके इसको रिप्रेजेंट किया गया तो उनके क्या मोमेंट्स थे? पहले तो मैं सबको यहाँ पे जिसकी वजह से हम तुर्की गए, असल वो चीज़ थी हमारी ट्रेनिंग, और फिर ट्रेनिंग को आलमी मेयार पे ले जाना वाज द सेकंड चैलेंज, ताकि हम आलमी सतह पे जाके जब किसी को भी ज़रूरत हो, मुसीबत में, हम उनकी मदद कर सकें। और वो सिर्फ मुमकिन हुआ बिकॉज ऑफ दी UN सर्टिफिकेशन। तो हम पहली टीम है पूरे जनूबी एशिया के अंदर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग जो उनका इदारा है उसने सर्टिफिकेशन दी है। और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी जब 2019 के अंदर हमें पहली बार क्लासिफाइड टीम बनने का एजाज़ हासिल हुआ। और इसी की वजह से जैसे ही तुर्की में जिस वक्त ज़लज़ला आया तो हमारी टीम जो थी वो तैयारी थी, और उसी वक्त हम फ़ौरन हमने जब उन्होंने रिक्वेस्ट की फॉर असिस्टेंस, हमने गो अहेड दिया और अगले दिन हम वहाँ पे थे। वहाँ पे जाके 15 लोगों को अगले दिन ज़िंदा निकाल लेना, उसके बाद कोई 150 बिल्डिंगों को सर्च करना, ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। और उसकी वजह से हमें जहाँ पे भेजा गया अदी यमन में इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि जो कोई भी, हालांकि बाहर से और भी टीमें उसके बाद पहुँची, लेकिन हर कोई पाकिस्तान की टीम के पास आना चाहता था कि आए यही लोग हमें ढूंढ सकते हैं और इन्हीं के पास ऐसे सर्च डिटेक्टर्स हैं और यही हमें निकाल सकेंगे। तो जिस तरह से फैमिलीज़ ने आए, फिर उनके साथ जो एक हमारा पुराना एक रिश्ता, वाबस्तगी, एक भाईचारे का जो एक वो है एसोसिएशन है, वो जो हमने वहाँ से देखी, यानी मुझे अल्फाज नहीं है, जो एक बहुत बड़ी उनका हौलनाक ज़लज़ला आया था, उस मुसीबत में जब उनके काम आ सके, तो आई थिंक वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको बयान कर सकूं। लेकिन वो जिस वजह से मुमकिन हुआ, वो जो आज आप ट्रेनिंग देखने आए हैं, जो आप ट्रेनिंग देखेंगे और उसके बाद उसी ट्रेनिंग को आलमी मेयार पे ले जाके उसकी वजह से जो है हम वहाँ पे डिप्लॉय हो सके। तो ये चीज़ है, और किसी भी चीज़ की सक्सेस जो है मैं समझता हूँ वो उसकी ट्रेनिंग है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी सर्विस की। तो आइए अब आपको ट्रेनिंग दिखाते हैं कैसी। ये कोई भी अगर कुएं में गिर जाते हैं अक्सर लोग, और स्पेशली जनूबी जहाँ पे भी और साउथ के अंदर देखते हैं वहाँ पे गिरकी बनी होती है। कोई अगर अंदर विक्टिम चला जाए और उसको फिर किस तरह रेस्क्यू करना है, और खुदा ना खास्ता को नीचे जहरीली गैसेस हैं तो एक बंदा जाता है, उसके पीछे दूसरे चले जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी अमवात हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में उनको रेस्क्यू करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अभी हमारे पास सिंध का बैच है और फीमेल्स हैं, सारी सिंध से आई हुई, और उनका जो है वो साथ साथ ट्रेनिंग चल रही है। तो मेल एंड फीमेल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो खवातीन आना चाहती हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, बिकॉज मोस्टली फील्ड असाइनमेंट है। आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर ये ज़्यादा इस तरह के जो सर्विस है उसको दिया जाता है, जहाँ ज़्यादा इस तरह के वेल्स पाए जाते हैं? खास तौर पे हमारे साउथ पंजाब के अंदर देखा है, और वहाँ पे जो है ज़्यादातर इस किस्म के बने होते हैं वेल्स, और उसमें जिस वक्त भी कोई नीचे लोगों ने कभी जनरेटर लगाया होता है या कोई जो है हमारे गर्की वगैरह जिसमें गंदा पानी है या कोई ऐसी टॉक्सिक गैसेस हैं, तो उनमें फिर जब इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे जिस वक्त नीचे जाते हैं लोग, और तो वो एक जाता है, वो बेहोश होता है, उसके पीछे दूसरा चला जाता है, वो भी बेहोश होता है, बिकॉज उनके पास ये नहीं है। तो ये जाके बाकायदा ब्रीदिंग अपरेटस के साथ जाना और रेस्क्यू करना। अब
ये एक चैलेंजिंग काम है। तो और उसमें इस तरह से उनको निकालना, इसी तरह बहुत सारे लोग ये बनाते हुए अंदर गिर जाते हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक एलिमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो क्या ये एम्पावरमेंट आप ही इन्हें देते हैं इतनी ज्यादा काम की? ये जो भी फीमेल्स, हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी कि मेल या फीमेल, अगर वो फीमेल्स भी आती हैं उनको भी हम इनकरेज करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो पर्सनैलिटी होना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना कि आपने फील्ड में जाके रेस्क्यू करना है, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जो ये करना चाहती हैं चैलेंज, जिस तरह इन्होंने सिंध में अब इनकी सिलेक्शन हुई है, आज ये अकेडमी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों को ट्रेन कर रही है, बल्कि करीबी जो हमसाया ममालिक हैं, हमारा श्रीलंका हो गया, इसी तरह दूसरे जो ममालिक जितने हैं उनको भी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए आज ये चीज़ जो भी आना चाहता है यहाँ पे हम उसको इनकरेज करते हैं ताकि वो आएँ और ये काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से वो रेस्क्यू करती हैं जाके, कितनी मेहनत से वो अपने काम को अंजाम देती हैं। तो अगर आप ये तमाम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइव आके भी ये देख सकते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे अब ये कौन सी एक्टिविटी है? ये अगर आप देखें तो ये फ्लड के लिए भी पूरा ऑपरेशन हमें 2010 के बाद से एक जिम्मेदारी मिली और वो करते हैं। इस साल भी अगर 2023 में देखें तो जब सतलुज के अंदर इतने साल बाद पानी आया तो उस पर भी हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ा। हमने 3,18,000 लोगों को बमा जानवरों के जो है वो निकाला। इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज। दिन और रात ऑपरेशन हुआ, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये सारे लोग ट्रेंड हो के बोट को किस तरह ऑपरेट करना है, इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे दूर दराज इलाकों में किस तरह उसको करना है, कोई अगर डूब रहा है उसको किस तरह रेस्क्यू करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, और अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली उधर जाके भी ये काम नहीं कर सकेंगे। जी बताइएगा कि किस तरह से ये जो लोग डूब जाते हैं उनको किस तरह से ढूंढा जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या अमल इसके लिए किया जाता है स्पेशली रेस्क्यू की जानिब से? ये वाकई एक बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए पूरा दरिया है, पूरी नहर है जो कि कहाँ मीलों मील चलती चली जाती है, और हमारा ख़ास तौर पे पानी अगर आप देखें वो सारा ये मिट्टी वाला पानी है जिसमें नज़र नहीं आता। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा मुश्किल टास्क है। उसके लिए स्पेसिफिकली हमने इनको ट्रेनिंग दी है जिसमें हमारे गोताखोर हैं जिनको डाइवर्स हम कहते हैं। उसके बाद उसके अलावा बाकायदा मुख्तलिफ डिटेक्टर्स हैं जो सोनार वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम एक पानी के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं ताकि अगर वहाँ से हो बॉडी तो वो ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद लाइन सर्च मेथड और डिफरेंट हमारे और मेथड्स हैं जिनको हम साथ साथ सर्च करते हैं डिपेंडिंग के पानी की गहराई कितनी है। तो ये सारे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, और समटाइम्स हमें 20-20, 25-25 मील दूर जाके बॉडीज़ मिलती हैं। और ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं होता, ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन हमें ऑपरेशन जारी रहता है। पूरा बेचारी फैमिली वहाँ पे पहुँची होती है, लोग होते हैं उस परेशानी में, तो उनकी हम समझते हैं कि मदद, हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि और कोई ऐसा मदद करने वाला था नहीं। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम कहते हैं कि और नंबर डायल कर लें, लेकिन हमने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी इमरजेंसी हो तो उसको ये ट्रस्ट हो कि सिर्फ एक नंबर डायल करेगा, जो आज PTA ने दिया हुआ है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1122 जो हमारा इमरजेंसी नंबर है वो हमेशा याद रखें, उस पर हमें कॉल करें। हमारी कोशिश ये होगी आपकी जो भी इमरजेंसी है वो हमारी इमरजेंसी बन जाए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, और यही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसमें हम जाके उनकी मदद करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे जहाँ पर आपने देखा कि फ्लड एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जा रही हैं। सैलाबी सूरत हाल से रेस्क्यू 1122 किस तरह निपटता है और किस तरह से जो लोग हैं उनकी मदद की जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जो आप देख रही हैं फ्लड एक्टिविटीज़ में, इसमें लाइफ रिंग्स होते हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं, इसी तरह लाइफ लाइन्स होती हैं, हमारा जो ब्रीदिंग अपरेटस है या ये इंजन है जिसकी दौलत हम जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर बोट्स हैं जो कि हमारी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। और फिर ना सिर्फ ये, हमारी कोशिश होती है अगर एक जगह इफेक्ट हो गई है तो दूसरी जगह जहाँ पे नहीं हुआ इफेक्ट वहाँ पे हम इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहाँ से भी स्टाफ और रिसोर्सेज को उधर ले जाते हैं ताकि उससे इफेक्टिव अंदाज से नबरदाजमा हुआ जा सके। बिल्कुल, ये हमारी अब मेडिकल ट्रेनिंग है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको दिल मुतहर्रिक रखने के लिए जो है उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है।
और इसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। खुदा खास्ता किसी को भी इमरजेंसी हो जाए घर में तो किस तरह करना है, और उसके लिए बहुत आसान है। पाक लाइफ सेवर ऐप है, वो डाउनलोड करें और उसमें ज़रूर सीखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वादा करके जाएंगी, सीखेंगी। जी बिल्कुल, खुदा जरूर खास्ता इंशाल्लाह। किसी को भी इमरजेंसी हो जाए तो आप फौरन उनकी मदद कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल, ये बहुत लाजमी है कि आपको ये एक्टिविटी जो है वो आनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी भी कहीं भी इमरजेंसी हो जाए तो आपको खुद ये करना आना चाहिए कि आप किसी भी वक्त जो है वो CPR दे दें। अब ये देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, कोई अंदर चीज़ फंस गई है, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो खून की नाली के करीब है, आपने निकाला और उससे ज़्यादा एकदम ब्लीडिंग हो, आप उसको वहाँ पे सिक्योर करते हैं और प्रेशर बैंडेज कर देते हैं। थोड़ी सी टाइट पट्टी कर दें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, उतनी टाइट करें ताकि ब्लीडिंग खून वहाँ से बहना रुक जाए, तो उससे आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। सो ये इसी तरह से अगर कोई खुदा ना खास्ता आपकी फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, बहुत शदीद दर्द होती है। तो उसमें यही होता है कि थोड़ा सा उसको खींच के, ताकि बीच में कोई खून की नाली या ऐसी नर्व वगैरह ना फंसी हो, थोड़ा सा उसको ट्रैक्शन देते हुए पीछे आप पट्टी रख के उसके बाद उसको बैंडेज कर दें, ताकि वहाँ पे हरकत नहीं होगी, तो उसको मजीद डैमेज नहीं होगा और उसको मजीद दर्द नहीं होगी, और फिर आप पट्टी करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और आइडियली अगर ये थोड़ी लचकदार पट्टी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ जो है इस तरह कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं स्पाइन बोर्ड। ये अगर आप देखें तो ये कहते हैं इसको स्पाइन बोर्ड। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपको गर्दन या कमर की कोई चोट है, आप उसमें जल्दबाजी अगर करेंगे तो वो सारी उम्र के लिए हो सकता है मफलूज हो जाए। तो उसको आपने सेफली उसकी गर्दन को इमोबिलाइज, यानी उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इसी तरह कमर में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि अगर उसको कमर की चोट है तो वो सारी उम्र के लिए मफलूज हो जाए। तो इसको इंश्योर करना और इससे जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और इसको फिर सेफली करके इस स्पाइन बोर्ड को पीछे रख के, और ना हो तो कोई फटा ले लें सीधा। नाज़रीन, आप ये देखते जाएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जा रही हैं, ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि कभी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको किस तरह से काम लेना है, और रेस्क्यू तो ऑलवेज आपके लिए मौजूद है। और ये एम्बुलेंस है जो चंद मिनट में, जैसे ही आप 1122 पे डायल करेंगे तो आप तक पहुंच रही होगी। इसमें ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, इसी में रेस्क्यू का सामान मौजूद होता है, इसी में जो हमारी स्पेशल कार्डियक एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर साथ मौजूद होता है, मॉनिटर मौजूद होता है, बीपी ऑपरेटर, सारी चीज़ें चेक करने का एयरवे बैग है। और इसी तरह अगर फ्रैक्चर का पेशेंट है या स्पाइनल इंजरी पेशेंट है, ये सारी उनकी मदद करने के लिए दिया गया। इसी तरह खुदा ना खास्ता कोई डूब रहा हो तो उसको भी लाइफ जैकेट, ताकि एक ही गाड़ी जब वहाँ पे पहुँचे तो फ़ौरन ऑपरेशन शुरू कर सके। तो ये हमारी कोशिश होती है। अच्छा नाज़रीन, ये देखिए, आपने रेस्क्यू को बहुत बार बाहर से गुजरते हुए देखा होगा, अपने घर के एरियाज़ के पास से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने इसके अंदर नहीं देखा होगा कि इसके अंदर कितनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कि इमरजेंसी की सूरत में जो है आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ इस एक गाड़ी के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो फायर का सामान नज़र आ रहा है। जी, ये हमारा हैजमेट यानी हैजर्डस मटेरियल, कोई केमिकल हो गया, कोई बायोलॉजिकल हो गया, या कोई लॉजिक, उस सूरत हाल में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मास्क होते हैं। APR है, एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर, पूरा ब्रीदिंग अपरेटस है। इसी तरह से ये डिफरेंट सूट्स हैं जो अगर आप देखें तो ये आपको साथ साथ आप देखते जाएं, तो ये अगर लेवल A है, फिर इसी तरह लेवल B है, और इसी तरह लेवल C सूट्स है। ये बेसिकली ये होता है कि अगर आपको केमिकल या बायोलॉजिकल कोई एजेंट है उससे ये लोग सेफ रहें, और फिर आप जो उसको जो ब्रीदिंग में भी आप सेफ और सिक्योर रहें, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सूट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। और फिर हमारा ये फायर फाइटर गियर है जो कि हर ज़िले में मौजूद होता है, और वो लोग भी ऐसे इंसिडेंट्स में फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वहाँ पे तो सिंपल केमिकल बायोलॉजिकल था, अब साथ ही आग का सिनेरियो भी आ गया है, और आग में किस किस्म की टॉक्सिक गैसेज है, क्या है, ये हमें नहीं पता। तो उस सूरत हाल में किस तरीके से हमारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग जिसमें पूरा धुआं सारा होता है उसमें जाते हैं, अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनका फ़ौरन बर वक्त वहाँ पे पहुँचना, उसको लगाना, उसको इंगेज करना, फिर उसके बाद फायर फाइटिंग का प्रोसेस को शुरू करना, ये सब एक चैलेंज होता है।
अब हम जा रहे हैं अगली एक्टिविटी जो कि हमारा है मोटर बाइक। और मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस हमें क्यों शुरू करनी पड़ी? आपने देखा जब 2004 में हमने सर्विस शुरू की, उस वक्त इतने ज़्यादा पहले तो माइंडसेट था कि हम मानते ही नहीं थे कि लोग ऐसी हो भी सकती है या हम ऐसी सर्विस बना भी सकते हैं। पाकिस्तान सबको कहता था ये यूरोप या पाकिस्तान, ये यूरोप या अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है, यहाँ पे बन ही नहीं सकती। तो जब हमने ये सर्विस शुरू की तो उस वक्त सिर्फ एम्बुलेंसेज थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक में इजाफा हुआ तो गुंजानाबाद इलाकों में जाना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने लंदन और इस्तांबुल के मॉडल पे मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, जिसने आज तकरीबन 18 लाख एमरजेंसीज के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। अब तक हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट बरकरार रहा है, जो कोई बैनुल अक़वामी सतह पे भी एक अचीवमेंट है। गुंजानाबाद जो अंदरून शहर इलाके हैं उनमें जाना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे ये मोटर बाइक वाली सर्विस जाती है, वहाँ पे बर वक्त पहुँच जाते हैं और फिर अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत है और उनको फ़ौरन मदद शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जाते हैं, इनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है और फ़ौरन जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट और उनकी मदद शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं? ये हमारा, इसको बर्न हाउस आपने देखा हो, ऊपर लिखा हुआ है बर्न हाउस। बर्न हाउस का मकसद एक्चुअली यही है कि इसके अंदर आग लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि धुआं बाहर निकल रहा है और उस धुएं में अगर आपको ये पता चले अंदर कोई है या अंदर कोई फंसा हुआ है, अब उसको रेस्क्यू करना है। किस तरह आप रेस्क्यू करेंगे ये आप देख सकती हैं कि कितना मुश्किल है। टॉक्सिक गैसेस में घुसना, जहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा। अभी एंट्री करेंगे और एंट्री करते हुए आपको दिखाएंगे कि ब्रीदिंग एपरेटस के साथ किस तरीके से और फायर टर्नआउट गियर के साथ किस तरह ये एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से अंदर जाना, इस धुएं में जाना कितना मुश्किल है, आप इससे अंदाज़ा कर सकती हैं। देखिए अंदर कुछ भी आप इस वक्त देखना मुमकिन नहीं है। सो ये ना हो हम अंदर जाएं तो फिर हमें भी रेस्क्यू करना पड़ जाए। तो क्या अंदर आग लगाई हुई है? जी, अंदर रियल टाइम धुआं होता है और एक्चुअल ताकि जब एक्चुअल किसी इंसिडेंट्स पे जाएं तो उनके ऊपर किस तरह रेस्क्यू करना है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इन्हें ये चीज़ पता लग जाती है कि यहाँ से कोई जगह जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है या गिर सकती है वहाँ से बिल्कुल, ये तो रिस्क होता है। हमारे कई ऐसे फायर फाइटर्स हैं जो शहीद हुए हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हुए। अब ये देखिए, ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है, इसकी मदद से अगर कोई अंदर हमें है उस धुएं में भी हम देख सकते हैं कि बंदा क्या कर रहा है, तो हम उस पर कहाँ पे आग एग्जैक्ट है वहाँ पे भी उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाकई एक बहुत टफ काम है कि आप जाएं, इतनी स्मोक में जाएं और फिर जगह भी कोलैप्स हो जाती है। काफ़ी सारे जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो जाने बचाते हुए शहीद भी हो जाते हैं नाज़रीन। तो ये अभी हमने आपको जो है वो एक बर्न सेक्शन दिखाया है कि किस तरह आग लगने पे रेस्क्यू 1122 के एहलकार फौरी तौर पर जाकर तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। अभी ये आपने देखा कि एक टिपिकल बिल्डिंग थी जिसमें नीचे गोदाम है, दुकानें हैं और फिर ऊपर फ्लैट्स हैं। लेकिन फिर जब ऊंची बिल्डिंगें जो हमारे पीछे नज़र आ रही है, इसमें अगर कोई फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता ट्रैप हो जाए तो उसको फिर किस तरह रेस्क्यू किया जाता है ये आप देख सकते हैं। ये ब्लेड टेक्निक से किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। और किसी बंदे को हमारे अगर कोई रेस्क्यूअर है उसको हाइट से फोबिया है या फायर फोबिया है या पानी का फोबिया है या क्लॉस्ट्रोफोबिया जहाँ पे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो वो फिट नहीं है रेस्क्यूअर, तो इसलिए उसको फिर रेस्क्यू सर्विस के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए अगर आप ये देखें, ये अभी जो है वहाँ से बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया और अब आप देख सकती हैं कि बिल्डिंग से वो अब किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं, बिकॉज ये हमारे और रेस्क्यूअर हैं जो कि अब ऊपर हाई बिल्डिंग से आपको ख़ास तौर पे झंडा देने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान। ये नाज़रीन, ये इन्होंने हमें अभी ऊपर से इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे आके हमें ये स्पेशल जो है हमारे पाकिस्तान का झंडा पकड़ाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मॉडल बिल्डिंग है। तो ये एक मॉडल ट्रेनिंग टावर बनाया गया है जिसमें कि आपके पास अगर सिंपल अगर आप देखिए तो ये हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ये हमारा स्प्रिंकलर लगे हुए हैं अगर, और ये वाटर टैंक से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आग लगती है तो इनका जो शावर है वो ऑन हो जाता है, तो वो उसी वक्त वहाँ पे फायर को कंट्रोल कर लेता है।
इसलिए ये सबसे इफेक्टिव चीज़ है, मैं समझता हूँ जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें ये ज़रूर लगाएं। ये फायर फिट चैलेंज है जिसमें एक बंदे की सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। मसलन तकरीबन 30 से 35 किलो वज़न लेके उसने चौथी मंजिल पे जाना है, वहाँ पे जाके फायर होस को फिर ऊपर खींचना है और फिर उसके बाद वापस नीचे आना है और उसके बाद जाके तो बाकायदा अगर फोर्सेबल एंट्री करनी पड़ती है, कहीं पर कोई दरवाज़ा फंसा हुआ है, किसी को निकालना है, उस सूरत हाल में वो करेगा और फिर उसके बाद इसी तरह फायर फाइटिंग करके और अंदर कोई बंदा फंसा हुआ तो उसको निकाल के लाएगा। तो ये पूरा आपने पूरे एक टाइम होता है जिसके अंदर आपने टाइम को जो है उसमें इसको कंप्लीट करना होता है और जिसको हम फायर फिट चैलेंज कहते हैं। और ये फायर फिट टावर है जो कि स्पेशली इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो डूबने के वाक़यात होते थे तो उसके लिए हर रेस्क्यूअर को स्विमिंग जानना ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये डाइविंग अपरेटस है जिसमें उसको ख़ास तौर पे इसी में हमने कुएं बनाए गए हैं जो 20-25 फुट तक तकरीबन डीप होते हैं। तो इसलिए ये जहाँ पे स्विमिंग सीख है सबके लिए ज़रूरी है। इसी तरह ये डाइवर है जो कि आप डाइव करके जाके अंदर से अगर किसी को निकालेगा। ये देखिए बच्चे को निकाल के लाए, बच्चा डूब गया था। अब ये बच्चे को जो है वो उसको मसनूई तौर पे सांस देंगे और उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें उस तरह जोर नहीं लगाया जाता तो आप उंगलियों की मदद से करते हैं छोटे बच्चे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। अच्छा सर, जिस तरह CPR में आपने बताया कि 100 to 120 टाइम आपने उसको प्रेस करना होता है, तो जब पानी से निकाला जाता है तो तब कितने बार प्रेस करना पड़ता है? बेसिक असूल वही याद रखे और साथ साथ जो है वो कंप्रेशन करते रहे। सिर्फ ये कि खुदा ना खाता उसके बाद जिस वक्त अगर नहीं हुआ या कोई ऐसा वॉमिटस कर रहा है तो फिर आपने उसको साइड पे करवट दे देना है ताकि वो अंदर ना चला जाए। तो उस वक्त फौरन आप साइड पे करवट दे देते हैं ताकि जो भी अगर कोई वो उल्टी या क्या करे तो वो साइड के ऊपर चली जाए। अब हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह एक 4 मंजिला बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है और उसमें किस तरह अगर लोग फंसे हो तो किस तरह रेस्क्यू करना पड़ता है। ये आप देखिए बाहर निकल रहा है और किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो वो फिर नहीं कर सकता। इसलिए ये अगर किसी को छोटी जगह में रहने से खौफ आता है तो फिर ऑब्वियसली वो रेस्क्यूअर नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कहीं आपको मेटल काटना है, कहीं पे आपको ये पूरी की पूरी कंक्रीट शीटें काटनी है और काट के अंदर जाना है, छोटे छोटे सुरंगें बिकॉज सारा गिरा होता है उसमें बंदा कोलैप्स है। अगर आप बहुत हैवी मशीनरी फौरन ले आए तो जो बेचारा थोड़ी सी जगह फंसा हुआ है वो भी कोलैप्स कर जाएगा। ये अगर आप देखें अब आप ये लिफ्टिंग बैग्स हैं और ये तकरीबन अगर आप देखें ये 25 टन उठा सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ उनका वेट्स हैं जो कि वो लिफ्ट कर सकते हैं। ये कैमरा है जिससे हम सुराख करके अंदर देख सकते हैं कि बंदा अंदर जिंदा है या नहीं है। आप देख सकती हैं अंदर के एक बंदा और ये अंदर आपको देख सकता है और उसके साथ आप बात भी कर सकते हैं ताकि उसको ये यकीन दिलाएं कि हम आपके मदद के लिए आ रहे हैं। अच्छा, इस साइड से ये हमें देख सकते हैं? जी, हम उनको बता रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं और हम उनको साथ बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, जब ज़लज़ले की एक सूरत हाल बन जाती है या कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसमें इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अंदर वाले जो शख्स को बताया जाता है उसको तसल्ली दी जाती है। अगर अंदर कोई फ़र्द मौजूद है उसको ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर आ गए हैं और उससे जो है वो बात भी की जाती है। ये देखा जाता है छोटी सी जगह पे ये कैमरा डाल के कि क्या इसको पूरा खोलना है या तोड़ना है कि अंदर कोई फ़र्द मौजूद है जिसकी जान बचाई जा सके। तो नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करती है। पूरा नीचे तक कंप्रेशन है।
हो गया? अभी सिर्फ आपने ये 1 मिनट आपने जो है वो CPR परफॉर्म किया है और इसमें ज़रूरी है कि 2 से 2.5 इंच तक जाए, नीचे दबाइए ताकि आवाज़ आए। ओके। पूरा नीचे लगाएं, प्रेस करें ऐसे जोर से, करना है? जोर से और जोर से? और जोर से, आवाज़ नीचे आवाज़ आनी चाहिए। नाज़िम मुझे लग रहा है जितना भारी मेरा हाथ है ना ये अगले बंदे को हार्ट अटैक दिलाएगा। टक की आवाज़ आती है, वो टक की आवाज़ आती है। करें। चलिए हम डॉक्टर साहब को कहने पर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर से एक बार। ये देखें जी आवाज़ आ रही है, आपको टक की आवाज़ आ रही है। minutes. नाज़रीन अब इस वक्त हम रेस्क्यू 1112 के मेडिकल विंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमें मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आइए आपको वहां का भी हम विज़िट करवाते हैं। ये कौन सी क्लास हो रही है सर? हमारी आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि ये कार्डियक अरेस्ट हो, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, उसकी सांस नहीं आ रहा, उसकी पल्स नहीं है, तो उस पर फिर फ़ौरन उसको CPR शुरू कराई जाती है। और ये आपने जिस तरह देखा कि बाहर भी और इसी तरह से इनको ये प्रेशर जो है बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है मैनिकिन्स के ऊपर, ताकि डमीज़ के ऊपर, ताकि जब ये एक्चुअल करना पड़े तो उस वक्त वो फ़ौरन कर सकें। और बल्कि मैं आपसे भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत आसान है, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है फिटनेस की। अब आपने अपने नीज पे नीचे चले जाना है। ओके, अच्छा। अपना हाथ जो है वो चेस्ट के दरमियान में इनके रखना है। ठीक है। ये आप स्टर्नम फील कर सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और दरमियान में उंगलियां, हाथ थोड़ा सा और दरमियान में सेंटर कर लें, ताकि ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे इसकी चेस्ट पे इधर आना है, मिडल में ऐसे। ये वाला हिस्सा यहाँ पे आप अगर फील करते हुए इधर थोड़ा सा इधर आ जाए ऐसे, ठीक है। और अब इसके बाद आपने अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने जिस्म का वजन यूज करते हुए सिर्फ 100 बार 1 मिनट में दबाना है और 2 से 2.5 इंच दबाना है। ठीक है, तो वील स्टॉप द स्टॉप वॉच। किसी के पास है जी? हम स्टॉप वॉच शुरू करते हैं और ये टाइमिंग शुरू हो रहा है। पहले एक बार दबा के देख लें, दबाइए। अच्छा नाज़रीन ये देखिए, मुझे भी यहाँ पे ये CPR करने का एक मौका मिल रहा है। ये पूरा 2 इंच नीचे आवाज आनी चाहिए टक की। ओके। ये देखिए आपके साथ वो दबा के दिखा रही है, ये आपके साथ एक फीमेल इंस्ट्रक्टर है हमारी, ये दिखा रही है। 1 मिनट, अब हम शुरू करने लगे और ये बहुत आसान है, सिर्फ आप आई एम श्योर के आपके लिए 1 मिनट करना कोई मुश्किल ही नहीं होगा। तो स्टॉप वॉच शुरू होने लगी है और ये हम टाइमिंग शुरू कर रहे हैं। चलें जी, चलें। पूरा नीचे तक का हो गया। अभी सिर्फ आपने ये 1 मिनट आपने जो है वो CPR परफॉर्म किया है और इसमें ज़रूरी है कि 2 से 2.5 इंच तक जाए, नीचे दबाइए ताकि आवाज़ आए। पूरा नीचे लगाएं, प्रेस करें, जोर से और जोर से, आवाज़ नीचे आवाज़ आनी चाहिए। नाज़रीन मुझे लग रहा है जितना भारी मेरा हाथ है ना ये अगले बंदे को हार्ट अटैक दिलाएगा। टक की आवाज़ आती है, वो टक की आवाज़ आती है। करें। चलिए हम डॉक्टर साहब को कहने पर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर से एक बार। ये देखें जी आवाज़ आ रही है, आपको टक की आवाज़ आ रही है। साथ आवाज़ आए टक की, ये पूरी ये ओके। ये पहला स्टॉल है एयरवे मैनेजमेंट का। तो अगर इसमें वेंटिलेटर है और या ट्यूब डालनी है तो किस तरीके से वो करना है, ये एयरवे मैनेजमेंट का स्टॉल है जहाँ पे इनको चेक किया जा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे भी ये CPR का परफॉर्मेंस किया जा रहा है? CPR का एक्चुअल उनकी एवेल्युएशन और टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये स्प्लिंटिंग कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको किस तरह से स्प्लिंट करना है और एम्बुलेंस के अंदर किस तरह वो मैनेज करेंगे। और यही फिर इसी तरह से अगर कोई गर्दन या कमर की चोट का मरीज़ है तो उसको किस तरीके से उनकी इवैल्यूएशन करनी है और किस तरह से लगाना है, तो उसको फिर सारा उनको एवेलुएट किया जाता है, ताकि अगर वो फिर टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद उनको फील्ड में भेजा जाता है।
जी सर, हमें बताइएगा एमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बोर्ड भी बाज़ आपने लगाया हुआ है। इसमें हमारी तमाम एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी एम्बुलेंस ऑपरेट करती है, किस तरह से हमारे एम्बुलेंस के फ़ौरन जवान रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह एक वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह फ्लड ऑपरेशन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी एक कम्युनिटी सेफ्टी टीम है, जिस पे मैं लोगों से भी कहूँगा, आपसे भी और आपसे भी कहूँगा, जहाँ पे भी आप सबको मैसेज दें कि लोग ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि खुदा ना खास्ता जब उनके घर में भी इमरजेंसी हो तो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी सेफ्टी और कम्युनिटी रेस्क्यूअर बने, ताकि आप अपने इलाके के लिए काम कर सकें, वहाँ पे किसी को इमरजेंसी हो तो उनकी मदद कर सकें। इसी तरह जब बड़ा सानिया होता है तो उसमें ये कम्युनिटी जो हमारे रेस्क्यू स्काउट्स हैं वो बहुत काम आते हैं, और इसी तरह ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है और फायर सर्विस है। ये तमाम फंक्शंस हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 जो जिसको इमरजेंसी सर्विस कहते हैं, और इमरजेंसी सर्विसेज आज हेडक्वार्टर पे मौजूद है, ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर खास तौर पे न मेंशन करूँ, ये हमारे वो हीरोज़ हैं, वो शहीद हीरोज़ हैं जिनको कि हम सलाम पेश करते हैं, और ये वो हैं जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हुए जो है वो दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। तो इसका मैं समझता हूँ ये हमारे असल हीरोज़ हैं जिनको हम सलाम भी पेश करते हैं, और ये हमारे हीरोज़ की वॉल है जिसमें उन सब हीरोज़ को हमेशा याद रखा जाता है, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर किया जाता है, क्योंकि ये आज भी और इनकी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, और ये असल हमारे शहीद रेस्क्यूअर्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे ये एक पूरा बोर्ड भी वाज़िया किया गया है उन रेस्क्यू एहलकारों का जो अपनी जान को पर खेल कर दूसरों की जान बचाते हुए शहीद हो गए, और जो तो हमारी तमाम कौम है वो इन्हें वाकई सलाम पेश करती है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल रूम है, ये वो है जो हमारा ब्रेन है, जिस पे जब भी 1112 पे आप डायल करते हैं तो फ़ौरन वो कॉल रिसीव करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बताइए कि ये 1112 है, लेकिन यहाँ पर आपके जो स्क्रीन्स है इस पर 1192 नंबर शो किया जा रहा है, तो ये किस चीज़ के लिए? तो ये जिस तरह कोई 9211 हो जाए तो आप उसको उल्टा कर दे तो ये 9211 है। तो अगर कोई 9211 हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी का कोई जानने वाला गुम जाता है, किसी का कोई हादसा हो जाता है, उस वक्त वो कॉन्शियस नहीं है, तो हमें लोग कॉल करते थे कि इस तरह मेरा बेटा था, वहाँ से सफ़र करके आ रहा था, उससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा, तो हम उनका जो हमें अनआइडेंटिफाइड लोग मिलते हैं ऐसे हादसा में, उनका हम डेटा दे देते हैं। तो जैसे ही कोई हमें कॉल करे तो हम वो इन्फॉर्मेशन अगर मैच हो जाए तो हम उनको बता देते। ये आप देखिए, जिस वक्त कोविड आया, जब कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, कोई अपने घर वाले भी भाग जाते थे, उस वक्त भी हमारे लोग सबसे पहले जा रहे थे, और उस वक्त हमने जो है वो 4300 के करीब हमने बरियल्स किए, और उसके साथ साथ 23,000 लोगों को हमने जो है वहाँ पे शिफ्ट किया और उनकी मदद करना, और अस्पताल को भी जाके स्टाफ प्रोवाइड किया ताकि हम उनको भी जो है वो सपोर्ट कर सकें और ऐसी लोगों की ज़िंदगी हम जा सकें जिस वक्त सबको फियर था। बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग, हैज़मैट ट्रेनिंग, हम उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें। अच्छा नाज़रीन, हमने आपको रेस्क्यू 1112 की बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, लेकिन इस वक्त जो हमने आपको सबसे मेन जगह दिखाई है वो है इनका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सेल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तमाम हादसा को ट्रैक किया जाता है, और सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पंजाब भर के जितने भी शहर हैं उन तमाम मुख्तलिफ शहरों में ट्रैकिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं बाकायदा, इनकी गाड़ियों में, इनकी बाइक्स में, जहाँ पे ये रिकॉर्ड किया जाता है कि इस वक्त कितनी बाइक्स एक्टिव है, कितनी गाड़ियाँ एक्टिव हैं, कहाँ कहाँ पे हादसा ज़्यादा हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोगों को ज़्यादातर एडमिट किया जा रहा है, कितनी डेथ्स हुई हैं। तो यहाँ पे जो इनका सेल है ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें तमाम डाटा जो है वो मिल जाता है, और इस पर जैसे ही कोई हादसा सामने आता है तो ये फौरी एक्शन लेते हैं, और वहाँ पे फौरी रेस्क्यू की टीम पहुँच जाती है और तिब्बी इमदाद फराहम करती है। अच्छा सर, आपने हमें बहुत सारे बोर्ड्स के बारे में बताया, एक और बोर्ड हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक टैग है इंसराग, तो बेसिकली ये क्या है, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। आप सोचिए, जब ज़लज़ला आया 2005 का तो एक बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी और हमारे पास कोई मदद का निज़ाम नहीं था। हमने 1 साल बाद एक पहली टीम बनाई और हमने कहा कि इसको हमने बैनुल-अक़वामी मेयार पे लेके जाना है, और फिर हमने एक UN सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया। 2015 में हमें बाकायदा, जब हमने सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, हमें रजिस्ट्रेशन मिली, फिर बाकायदा एक एवेल्यूएशन प्रोसेस और कंटिन्यूस एवेल्यूएशन के प्रोसेस से फाइनली 2019 के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान रेस्क्यू 1112 टीम को ये एजाज़ हासिल हुआ
कि वो अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग की पहली सर्टिफाइड टीम बनी पूरी जनूबी एशिया के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। नाज़रीन, मैं इस वक्त डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने हमें रेस्क्यू 112 हेडक्वार्टर्स का मुकम्मल दौरा करवाया और यहाँ पर हमें दिखाई कि किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, किस तरह से एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो काबू पाया जाता है चीज़ों के ऊपर। तो मैं इनकी बहुत जो है वो शुक्रगुजार भी हूँ, और क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। यहाँ पर मुझे CPR देना भी इन्होंने सिखाया कि अगर एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो मैं उसमें CPR कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ साथ रहे। रेस्क्यू 1112 डिस्कवर पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करती है कि ये जो आज रेस्क्यू सिस्टम बना है ये आवाम के लिए है। अल्लाह ताला करे कि सबको महफूज रखे। खुदा ना खास्ता आपको जब भी इमरजेंसी हो, चाहे दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, जलजला हो चाहे आग, ये रेस्क्यू 1112 जो कहते थे कि ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, यहाँ पे ऐसी सर्विस बन ही नहीं सकती। आज ना सिर्फ ये सर्विस बनी बल्कि इसने 1 करोड़ 40 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है और पूरे जनूबी एशिया में पहली सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है। तो ये सब चीज़ें मुमकिन है। आज इसी तरह फायर इंसिडेंट्स पे हमने 2,20,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्ड करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचाए हैं। लेकिन आज जहाँ पे आज 5,000 से ज़्यादा हम एमरजेंसीज़ पे डेली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत बड़ा ट्रैफिक हादसा पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मेरा खुसूसी तौर पे लोगों से अपील होगी हिफाजती तदाबीर को अपनाएं और खुसूसी तौर पे मोटर बाइक वाले, ताकि आप महफूज रहें। रेस्क्यू 1112 हर वक्त आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ख़तरे में मत डालें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब की मायानाज रेस्क्यू सर्विस 1122 की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया, अमले की जांच फिशानी और खिदमत का जज्बा देखा। बिलाशुबा जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। टीम रेस्क्यू 1122 की खिदमात को आवाम की तरफ से सलाम। प्रोग्राम 50 मिनट से सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।